सो आपने एक ना टेक्नोलॉजी बनाई है रियल एस्टेट एंड टीडीआर एक्सचेंज, राइट? इसको आप आसान भाषा में बताइए कि एक्चुअली में क्या है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, ये टीडीआर से जुड़ी हुई है। ओके। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन मैकेनिज्म लेके आए हैं। ओके। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑप्शन थियरी में है। राइट। आई लव ऑप्शन थियरी, आई लव गेम थियरी। तो मैंने उस इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके बिक्री ऑप्शन को मैंने यूज करके इसका एक ऑप्शन फ्लो बनाया है, बैकएंड एल्गोरिदम कोड किया है और फ्रंट एंड बनाया है। और इसकी मदद से मे भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्या लगता है कि जो बड़े बिल्डर्स होते हैं या बड़े डेवलपर्स होते हैं वो इस तरीके से आने देंगे, क्योंकि वहाँ पे तो उनकी मोनोपोली होती है? कुछ गिने चुने फैक्टर्स है, क्रिमिनल फैक्टर्स है जो नहीं चाहते ये नहीं हो, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राइट, जिनके ऐसे लोगों की बात करूँ जो अनएजुकेटेड इस चीज को लेकर, ये जो टीडीआर इस प्रोजेक्ट के लिए मिला, ये जेन्युइन है नहीं है? जैसे कि धारावी इस्लाम डेवलपमेंट काफी साल से वो स्टकअप है। तो उसका मैंने एक ऑप्शन फ्लो निकाला है, जो एक बिल्डर होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि समटाइम गवर्नमेंट आपकी लैंड, आपकी जमीन, आपका प्लॉट लेती है उसको रीडेवलपमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जमीन के पास में हाईवे आ गया तो उस पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी जगहों पे आपसे रीडेवलपमेंट करती है और उसके बदले पे एक सर्टिफिकेट देती है। बट क्या आपको पता है कि वो सर्टिफिकेट कितना वैलिड है? क्या आपको पता है कि वो सर्टिफिकेट की एक्चुअली में वैल्यू है या नहीं है? तो कैसे आप उसको एनालिसिस करें? सो डोंट वरी गाइस, इस पॉडकास्ट में हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी है, एक ऐसे एल्गोरिथम के बारे में बात करी है कि चाहे आपका प्लॉट या आपकी जमीन रीडेवलपमेंट के लिए जाए, या आप किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें, या आप अपने लिए फ्लैट परचेस करें, या किसी भी टाइप की रियल एस्टेट डील करें, तो उसको कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो, कैसे आप ट्रैक कर सकते हो, कैसे आपको पता चले कि राइट प्राइस की एक्चुअली में क्या है, कि ये हाइप के ऊपर में तो रेट नहीं बढ़ी हुई है। क्या आपको ये पता है कि उस एरिया में किसी बिल्डर ने मोनोपोली क्रिएट करके रखी है कि जिसकी वजह से आपको ओवर प्राइस पे करना पड़ रहा है? तो ऐसी बहुत सारी चीजों को हमने इस पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस किया है। सो आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मिस शुभदा पाटिल मैम। She is a economics researcher. Apart from that, she is a co-founder of Content Research. And इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाया है जिसका नाम है रियल एस्टेट इन टीडीआर एक्सचेंज, कि इस एक्सचेंज में जाके आप अपने किसी भी रियल एस्टेट का आप अपने प्राइस चेक कर सकते हो, प्रॉपर चीजें चेक कर सकते हो, और कहाँ कहाँ आपको लीगलिटी के साथ में कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आपको ध्यान रखना होता है, किस तरीके से स्कैम से आपको बचना है, कहाँ पे मोनोपोली ज्यादा क्रिएट हो रही है तो वहां से अवॉइड होना है, क्या फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज आने वाली है रियल एस्टेट्स को लेके। ऐसी बहुत सारी चीजों को हमने इस पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस किया है। सो गाइस, बने रहिए वीडियो के एंड तक, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी वैल्यू और इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में आपको मिलते रहेंगे। सो वेलकम मैम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। हाय शुभम, हाउ आर यू? दैट्स ग्रेट मैम। मैम, मैंने ना बहुत सारी चीजों को रिसर्च किया, मुझे नॉलेज नहीं है रियल एस्टेट एंड ऑल सारी चीजों के बारे में, बट ऐसे काफी सारे फैक्ट्स एंड फिगर है जो प्रैक्टिकली मुझे समझ में आ रहे थे कि ये गलत हो रहा है और यहाँ पे सही हो रहा है, राइट? सो बहुत सारी चीजें एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता थी, बट मैं अभी समझ पाया हूँ थ्रू जब मैं आपको रिसर्च कर रहा था। सो आपने एक ना टेक्नोलॉजी बनाई है रियल एस्टेट एंड टीडीआर एक्सचेंज, राइट? इसको आप आसान भाषा में बताइए कि एक्चुअली में क्या है और इसे आम इंसान को कैसे बेनिफिट्स मिल सकता है। ये जो प्रोजेक्ट है और ये मेरा जो विजन है और ये जो आइडिया है, इट कम्स फ्रॉम एक पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब मैं सिर्फ 2 महीने की थी, मेरे मॉम डैड ने एक अपना सपनों का घर खरीदा बोरली चिकवाड़ी एरिया में। और उस फ्लैट के लिए सिर्फ 2 मंजिल तक ही टीडीआर अवेलेबल था। और हमारा फ्लैट 3rd फ्लोर पे था। तो 14 साल लगे हमें उस फ्लैट का पोजीशन लेने के लिए। और आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो ये भी पॉसिबल नहीं था कि हम कोई दूसरा घर खरीद ले। और जब हम लोग रेंट के फ्लैट में रहते थे, बहुत सारी दिक्कतें आती थी। स्कूल्स होते थे, फ्रेंड्स होते थे, उनसे हम लोग जुदा हो जाते थे बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये बहुत पर्सनली मैं अटैच हूँ इस प्रॉब्लम के लिए। तो जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी, देन आई फेल्ट दैट मार्केट इज द बेस्ट वे टू एलोकेट रिसोर्सेस एंड मेक अ सिस्टमैटिक रिफॉर्म। तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं,
कि बिल्डर को विलन बना देते हैं और ब्लेम करते हैं, जैसे मेरे मॉम डैड ने किया। बट माय फादर टू अ प्रोएक्टिव वे। ओके। वो बहुत सारे बीएमसी ऑफिशियल से मिलते थे, वो राइट। प्रॉब्लम उन्होंने समझने की कोशिश की कि टीडीआर एक प्रॉब्लम एज अ इशू कैसा है। वो बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिले और उन्होंने ओके। वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। और फाइनली 14 साल के बाद उनका 14 साल का वनवास खत्म हो गया और उन्हें वो फ्लैट का पोजेशन मिला। तो ये बहुत सारी कॉमन लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो ओके। ड्यू पेमेंट कर देते हैं, एक लमसम अमाउंट पे करते हैं, बल्क में, कभी कभी कैश में भी करते हैं और उस प्रोजेक्ट में फंस जाते हैं। अगर आप मुंबई जैसे एरिया में 1 किलोमीटर में भी आप चलते जाएंगे तो आपको कई सारी ऐसी बिल्डिंग दिखेगी जो डायलेपिटेड है। राइट। कई साल से उनका कंस्ट्रक्शन वैसा के वैसा है और वह वैसी के वैसी खड़ी है। राइट। बहुत सारे लोग उसमें फंस चुके हैं, उन्होंने जो डाउन पेमेंट किया है वो उन्हें वापस नहीं मिल पाया है। एग्री। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो टीडीआर से जुड़ी हुई है। ओके। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन मैकेनिज्म लेके आया है, ओके। रियल एस्टेट एंड टीडीआर एक्सचेंज, ओके। जिसपे आप एक टीडीआर यूनिट है, डेवलपमेंट कॉस्ट यूनिट है, ओके। लैंड यूनिट है, ये सारी चीजें लिस्ट होगी। ओके। आपको उसका प्रॉपर वैल्यूएशन पता चलेगा, ओके। आपको उसकी प्रॉपर प्राइसिंग पता चलेगी। राइट। इस प्लेटफॉर्म पे ट्रांसपेरेंटली अगर टीडीआर में कोई कॉस्ट जा रहा है, क्योंकि 60 to 70% जो वैल्यू होती है वो जाती है अंडर द टेबल पेमेंट्स में राइट। बिल्डर की। एग्री। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि रेंट की अमाउंट है जो इन्वेस्टमेंट है और लिक्विडिटी नहीं है रियल एस्टेट में, ओके। वो बहुत कम है। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो तो स्काई हाई है, राइट। जो कॉमन पर्सन के अफोर्डेबल हाउसिंग के ड्रीम्स तक बहुत ज्यादा दूर दूर तक वो उनके हाथ में नहीं आती। राइट। ये सारी प्रॉब्लम है। तो इससे हमें सिस्टमैटिक वे में एक एज इकोनॉमिक रिफॉर्म राइट। प्लेटफॉर्म लेके आके कैसे सॉल्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्री। तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑप्शन थियोरी में है। राइट। आई लव ऑप्शन थियोरी, आई लव गेम थियोरी। तो मैंने उस इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके विक्री ऑप्शन को मैंने यूज करके इसका एक ऑप्शन फ्लो बनाया है, ओके। बैकएंड एल्गोरिदम कोड किया है और ओह। फ्रंट एंड बनाया है। और इसकी मदद से हम लोग ये रियल एस्टेट की प्रॉब्लम शायद रिजॉल्व कर पाएंगे। ओह, दैट्स नाइस मैम। सो मैम ये अभी लॉन्च हो चुका है या लॉन्च होने वाला है? तो ये लॉन्च होने वाला है ओह, ना। राइट नाउ आई कांग्रेचुलेशन। एम लुकिंग फॉर जो इस सब्जेक्ट से जुड़ सकते हैं, राइट। इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्ट इस ओके। एक्सचेंज में ओके। इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिस पे काम करना चाहता है। मैं राइट। चाहती हूँ ऐसे सारे लोग आगे आए मुझे इसको एग्जीक्यूट करने में मदद करे। राइट। ये प्लेटफॉर्म बन चुका है। ओके। अगर किसी को ये प्लेटफॉर्म देखना है तो आप मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर सकते हैं राइट। ताकि वो मुझसे बात कर सके और Agree. इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सके। दैट्स ग्रेट। सो मैम ये जो आपने प्रॉब्लम बोली ना, ये बहुत कॉमन है। बिकॉज क्यों? क्योंकि मैंने कुछ ऐसे पर्सनल इंसिडेंट्स देखे मेरे रिलेटिव्स में कि जिन्होंने फ्लैट परचेज करने के लिए पैसा तो काफी डाला हुआ है, उनका खुद का प्लान है कि मेरा ड्रीम होम बिल्ड हो, बट ड्यू टू सम रीजन या ड्यू टू बिल्डर्स की कुछ ऐसी एक्टिविटीज की वजह से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उन्हें भटकना पड़ा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने खुद प्रैक्टिकली देखी है सामने में। सो आई थिंक उन्हें समझ में आ रहा होगा और वो रिलेट भी कर रहे होंगे कि कहाँ हमने कैसे चीजों को फेस करी। सो हम जो ये टीडीआर एक्सचेंज है, जैसे आपने कहा कि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर इन्वॉल्व होते हैं, अंडरग्राउंड टेबल से डीले चलती है, राइट? तो क्या वो लोग इसे नहीं ला सकते, या मतलब उसके पीछे क्या रीजन है कि क्यों वो लोग नहीं आने देना चाह रहे सामने में, या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज टीडीआर जो ये रिफॉर्म है 1992 में हुआ था, राइट। और यूएस में टीडीआर ऐसा एक मैकेनिज्म है। टीडीआर मतलब वर्टिकल राइट डेवलपमेंट राइट्स। तो जितनी हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट हो रही है तो उसके हिसाब से ओपन स्पेस को रिजर्व प्लॉट में रख के हम लोग कितनी वर्टिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं उस प्रपोर्शन में, रेशो में। तो उस रेशो में टीडीआर आता है। तो ये रिफॉर्म 1992 में आया था, लेकिन उसके बाद कोई रिफॉर्म आया ही नहीं। I'm not saying I'm the only person who's working in this on this economic reform, but कई सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं बट उन्हें इतना सक्सेस नहीं मिला है। जैसे अहमदाबाद में भी ब्लॉकचेन बेस्ड टीडीआर उन्होंने लाने की कोशिश की, बट शायद वो इतने सक्सेसफुल नहीं। क्या रीजन हो सकता है मैम उसके क्योंकि पीछे? एक ऑक्शन एल्गोरिथम बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। एग्री। जैसे इक्विटी बेसिस पे हमारे मार्केट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। जब उन्होंने ऑक्शन बेसिस पे जो एल्गोरिथम बनाया
उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है ओके, और उसे कोडिफाई करना और भी कॉम्प्लिकेटेड है। एग्री, तो ऑब्वियसली आई एम वेरी लकी पर्सन क्योंकि एलएलएम आए, एलएलएम मॉडल्स आए, तो उसकी Right. वजह से इस मैथमेटिकल मॉडल को एक कोड में कन्वर्ट करना मेरे लिए बहुत आसान था ओके, बिकॉज ऑफ ऑल एलएलएम टेक्नोलॉजी, ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी, एंड ऑब्वियसली आई कम फ्रॉम मैथमेटिकल बैकग्राउंड। ओके, बट मैंने बहुत सिंपल तरीके से एंटायर रियल एस्टेट मैंने 4 ऑप्शन फ्लो में डिवाइड किया। ओके, एक स्लम रीडेवलपमेंट, ओके, दूसरा ओपन लैंड रीडेवलपमेंट, जैसे म्हाड़ा जैसे प्रॉपर्टीज है वैसे सब्सिडाइज लैंड रीडेवलपमेंट, ओके, एंड अगर आप कोई ओपन स्पेस खरीदते हैं और उस पर रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं या फिर डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो। ओके, तो एंटायर रियल एस्टेट को मैंने बहुत सिंपल तरीके से 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से आपको सिडको, इंडस्ट्रियल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, ये सारे क्लासिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, कोई भी अर्बन स्पेस में हम लोग ये रियल एस्टेट एंड टीडीआर एक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। राइट, और यही नहीं, मैंने कुछ यूनिट्स में रियल एस्टेट को डिवाइड कर दिया, ओके, जैसे कि डेवलपमेंट कॉस्ट यूनिट, टीडीआर यूनिट, लैंड यूनिट, एंड जैसे गवर्नमेंट को भी इससे प्रॉफिट होना चाहिए, राइट, गवर्नमेंट चार्ज यूनिट। ओके, ये बहुत सिंप्लीफाई करने की वजह से थ्योरी हम लोग इसे एक मैथमेटिकल वे में, एक लॉजिकल वे में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट, और इसका एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम है, उसका बैकएंड है, ओके, जिसका एक इक्वेशन है, राइट, जिसमें एनवायरमेंटल कॉस्ट कंसीडर होती है, राइट, जिसमें ओपन स्पेस कंसीडर होता है, और बहुत अच्छी तरह से इटरेटिव बिडिंग में जिसपे कोई भी अथॉरिटी से मैनेज कर सकती है, ऐसे बेसिस पे ऑप्शन को मैच कर दिया जाता है। सो दिस इज माय विजन, दिस इज माय रिसर्च, एंड आई एम वेरी होपफुल ये एग्जीक्यूट भी हो, बिकॉज आइडिया विच इज नॉट एग्जीक्यूटेड इज अ नील आइडिया, राइट, उसका कोई मायना नहीं रखता। राइट, इसलिए मैं लोगों से जुड़ना चाहती हूँ, लोगों से बात करना चाहती हूँ, ताकि ये आइडिया एग्जीक्यूशन स्टेज तक जाए, राइट, या फिर इस पे रिव्यू मिले, राइट, जो एक्सपर्ट्स है उस पे रिव्यू करें, ताकि उसमें बहुत सारे चेंजेस करके राइट, हम लोग एक इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में ला सकते हैं। दैट्स नाइस मैम। बट मैम जैसे आपने कहा कि इसे आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, राइट? जैसे सम स्लम्स एरिया, सबअर्बन्स एंड ऑल, राइट? बट मैं एक एग्जांपल स्लम्स की लेता हूँ। अब स्लम्स में ना लोग अवेयर नहीं होते हैं चीजों को लेके, कि सपोज अगर उन्हें हमने किसी नोन बिल्डर का नाम बता दिया कि ये यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, भले उसके पास डॉक्यूमेंट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बट वहां के लोग एग्री कर जाते हैं, मान जाते हैं एट दैट टाइम की जो स्लम, मैं एक टियर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, या मैं ऐसे लोगों की बात करूं कि जो अनएजुकेटेड इस चीज को लेके, राइट? तो वो लोग कैसे मतलब समझ पाए कि ये जो टीडीआर इस प्रोजेक्ट के लिए मिला ये जेन्युइन है नहीं है, या लोग सिर्फ हाइप के चक्कर में वहां पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, फिर बिकॉज क्या होता है कि सम टाइम के बाद में वो स्टक हो जाता है, फिर स्लम्स वालों के भी बेचारे वो तो अपना घर झोपड़पट्टा सब तोड़ तोड़ के वहां पे बिल्डिंग बनती है, तो वो कहाँ जाएंगे एट द टाइम? सो स्लम डेवलपमेंट को मैंने ऑक्शन फ्लो को बहुत अच्छी तरह से समझा है, राइट, और लोगों की साइकोलॉजी समझ के मैंने एक ऑक्शन फ्लो डेवलप किया है। राइट, जो स्लम डेवलपमेंट में होते हैं उस पर ऑक्शन तो होता है, बट वो गवर्नमेंट के साथ होता है, राइट, तो करोड़ 100 रुपीज में होता है, बट एग्री, उसका कोई नतीजा निकल के नहीं आता कि लोग वो लैंड वेकेट नहीं करते, जैसे राइट, कि धारावी स्लम डेवलपमेंट ओके, काफी साल से वो स्टक अप है। तो राइट, उसका मैंने एक ऑक्शन फ्लो निकाला है, जो एक बिल्डर होगा जो वो लैंड डेवलप करना चाहता है, जहां पर क्लस्टर डेवलपमेंट लेके आना चाहता है, ही विल बी द 1%। सेकंड पर्सन जो वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना चाहता है उन स्लम डेवलप्स की, तो वो पेरीफेरी में, मुंबई की पेरीफेरी में वो अफोर्डेबल हाउसिंग कहीं भी हो सकते हैं। और थर्ड जो स्लम डेवलपर्स है वो चाहते हैं कि उनको भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग मिले, तो उन्हें जब वो स्लम डेवलपर्स को हम लोग वेकेट करने को बोलते हैं, सारी चीजें बहुत हवा में होती है, ओके, उन्हें कोई अफोर्डेबल हाउसिंग मिलने का कोई एश्योरेंस नहीं होता है, राइट, तो ये इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा। ओके, इस प्लेटफॉर्म पे ऑक्शन होगा, जो कॉल एंड पुट, तो कॉल कौन देंगे? जिन्हें क्लस्टर डेवलपमेंट करनी है वो बिल्डर कॉल देंगे, और जिन्हें उन स्लम डेवलपर्स के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग बनानी है वो पुट देंगे, और स्लम डेवलपर के पास ऑप्शन होगा कि वो ओनरशिप नहीं क्लेम कर सकते, बट उन्हें जो चाहिए उस अफोर्डेबल हाउसिंग के बिल्डर को चूज करके वहां पर उनके घर को वो अपने ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो करोड़ों रुपए की वैल्यू है वो बहुत कम होगी, अफोर्डेबल हाउसिंग उतने ही कंस्ट्रक्ट होंगे, लोगों को एक इंसेंटिव मिलेगा कि वो लैंड जल्द से जल्द वेकेट कर दे, क्योंकि उन्हें वो अफोर्डेबल
बिल्डर की हाउसिंग दिखेंगे। राइट आज जो होती है मॉनेटरी वैल्यू वो हवा में होती है, राइट करोड़ों में होती है, बट जमीन पे तो कुछ नहीं दिखता। जब जमीन पे दिखेगा वो अफोर्डेबल हाउसिंग कि हाँ आपको बोरिवली में ये अफोर्डेबल हाउसिंग इस रेट में इस सोसाइटी में ये मिल रहा है, तभी मैं जाके वेकेट करूंगी, तो एक एश्योरेंस मिलेगा। और उसके वजह से ये स्लम रिडेवलपमेंट बहुत बड़े पैमाने में हम लोग कर सकते हैं, और मुंबई जैसे सिटी को हम लोग स्लम से राहत दिला सकते हैं। तो बहुत करोड़ रुपए खर्च हुए धारावी रिडेवलपमेंट में, हम लोग जानते ही है वहां पर, बट कोई हम लोग वहां पर ऐसा नतीजा है कि वो हम लोग पार्ट आगे लेके नहीं जा पा रहे। तो ये शायद हम लोग अगर ऑक्शन मैकेनिज्म उसमें लेके आते, एक ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं, हम लोग एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो हम लोग उस पर बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है जैसे भाड़ा जैसी प्रॉपर्टी है, जो सब्सिडाइज प्रॉपर्टी है, तो उसमें ऐसा मैकेनिज्म है, जो प्राइवेट ऑडिटर्स होते हैं, जो रियल एस्टेट ऑडिटर्स होते हैं, वो उस बिल्डिंग की ऑडिटिंग करेंगे। हर इसमें गवर्नमेंट चार्ज लगेगा, बिकॉज गवर्नमेंट तो ये फ्री चीजें करेगा नहीं। टीडीआर में ऐसा होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट रोड्स बनाते हैं, ओपन स्पेस गार्डन्स बनाते हैं, तो उसकी भी एक वैल्यू होती है जो गवर्नमेंट चाहता है उन्हें टीडीआर से मिले। तो उसका एक ट्रांसपेरेंट अगर मैकेनिज्म होगा, तो मैथमेटिकली वो गवर्नमेंट चार्ज कैलकुलेट होगा कि इसकी प्राइस कितनी है, एनवायरमेंटल कॉस्ट कितनी है, ओपन स्पेस की कॉस्ट कितनी है, जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उसमें वो मैथमेटिकल वो लिंक हो जाएगा ऑक्शन मैकेनिज्म में, और गवर्नमेंट को उसकी प्राइस की वैल्यू मिल सकती है। और जो ऑडिटर होंगे वो अपना एक नतीजा देंगे, अपना एक प्राइसिंग वैल्यू वहां पर पुटअप करेंगे। जो कॉल एंड पुट ऑप्शन के बिडर्स है, वो अच्छे ऑडिटर की वो वैल्यू, सही वैल्यू ऑन द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस वो वहां पर जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो वहां पर ऑक्शन होके वहां पर रिडेवलपमेंट हो सकता है। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम लोगों ने रिजॉल्व कर दी, तो ओपन सेल का तो ऑक्शन करना बहुत इजी है, बायर और सेलर को हमें कॉल और पुट ऑप्शन देने हैं। और अगर हम लोग चाहते हैं तो इसी वे में हम लोग सेलेबल प्रॉपर्टी को भी हम लोग ऑक्शन पे लेके आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर हमें जो फ्लैट मिलते हैं, तो अंडर द टेबल 60 to 70% वैल्यू जाती है अंडर द टेबल। राइट तो आज की सारी फ्लैट्स की जो वैल्यू है 60 to 70% हम लोग सिर्फ अंडर द टेबल वैल्यू पे कर रहे हैं। और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अंडर द वैल्यू टेबल हो, गवर्नमेंट पे रिफॉर्म लानी चाहते, बट कोई मैथमेटिकल वे आज तक डिस्कस नहीं हुआ उस पैमाने में, उस डायरेक्शन में कोई मैथमेटिकल वे किसने पुट फॉरवर्ड नहीं किया। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म होता है रेडी रेकनर रेट, बट इसका कोई लॉजिकल कोई एक ऐसा मायना नहीं है जो एक प्राइसिंग डिसाइड कर सके। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली इस चीज को समझना है कि जब मार्केट में चीजें ट्रांसपेरेंट होगी और हर एक कोई अपनी प्राइस खुद कोट कर सकेगा, कॉल और पुट ऑप्शन पुट कर सकेगा, तभी उस टीडीआर की एक्चुअल वैल्यू प्राइस लोगों के सामने आएगी। तो उसको मैंने 3-4 यूनिट्स में डिवाइड किए, जैसे कि टीडीआर यूनिट, लैंड यूनिट, डेवलपमेंट कॉस्ट यूनिट, एनवायरमेंटल कॉस्ट यूनिट एंड गवर्नमेंट चार्ज। तो हमें बहुत बड़ी बड़ी टीडीआर की बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लॉजिकल वे में, मैथमेटिकली में, एल्गोरिथम में ये सारी प्राइसिंग अपने आप डिसाइड होती जाएगी। लोगों को सिर्फ कॉल और पुट ऑप्शन देने हैं, और एल्गोरिथम अपना बैकएंड में काम करता रहेगा। दैट्स ग्रेट। बट मैम इसमें ना मेरे 2-3 डाउट्स है, मे बी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि जब स्लम एरिया को डेवलप करने के लिए बहुत सारे बिल्डर्स गवर्नमेंट ने प्रोसीड किया, एंड लाइक धारावी जैसे को, बट उसके आगे नहीं बढ़ पाए, राइट। बट जैसे हम लोग टीडीआर लेके आते हैं तो यहाँ पे ओपन ऑप्शन रहेगा, सब कुछ लिक्विडिटी दिखेंगे, सारा सब कुछ होगा। बट आपको क्या लगता है कि जो बड़े बिल्डर्स होते हैं या बड़े डेवलपर्स होते हैं, वो इसे इस तरीके से आने देंगे? क्योंकि वहां पे तो उनकी मोनोपोली होती है। समटाइम जैसे आपने कहा कि रियल एस्टेट में ओवर हाइप भी कुछ चीजें बिक जाती है, बिकॉज क्योंकि एक्चुअल में उसकी वैल्यू नहीं पता है लोगों को, कॉमन पीपल को, राइट। तो ये तो बिल्डर्स लोग अपने हिसाब से रेट डिसाइड कर रहे हैं, मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक? यही होता था और यही हो रहा है, राइट। बट आई हैव अ डिफरेंट काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू। वो ऐसा है कि जो स्लम लैंड्स है उसमें कई गिने चुने लोग होते थे which do not have a very clean background, जो बायर्स होते थे या फिर सेलर्स होते थे,
तो सर्टिफिकेट को होल्ड करके रखते थे, होर्डिंग होता था, राइट इसलिए हम लोगों को टीडीआर की वैल्यू बहुत अपस्केल है, ओके जो रेंट से मैच नहीं करती थी वैसे दिखती थी। लेकिन अगर आपने रियल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की तो बहुत बड़े बड़े भी बिल्डर्स है जिनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स है, बट ऑब्वियसली हम लोग सबके नाम नहीं ले सकते, जो इस इशू में फंस चुके हैं। राइट तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्डर को हम लोग एनिमी बना देते हैं, या विलन बना देते हैं, बट वैसा Right. नहीं, उन्हें भी अपना गुडविल बनना है। राइट एक छोटे बिल्डर्स है, उन्हें अपना ब्रांड बनाना है और उन्हें Right. बड़े पैमाने पे जाना है। एग्री तो बहुत बिल्डर ये चाहते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई स्ट्रक्चर अनवायबल हो जाए तो ओके ऐसा कोई सॉल्यूशन हो जो ऑक्शन बेसिस में जाके वो उसे कोट कर सके, उससे बाहर आ सके। राइट अगर कोई बिल्डर एक प्रॉपर्टी में कोई एक प्रोजेक्ट में बैंकरप्ट हो जाता है तो उसके पास ये चॉइस ही नहीं है। राइट तो इस ऑप्शन इस रियल एस्टेट और टीडीआर एक्सचेंज पे ऐसा भी मैकेनिज्म है जिससे मैथमेटिकल वे में पेनल्टी कैलकुलेट हो जाएगी, बिल्डर को सिर्फ पेनल्टी देनी है और कोई और बिल्डर आके उस पे ऑप्शन पे अगर 5 फ्लोर पे काम तो हो चुका है तो उसका वो कॉस्ट रिकवर करके वो आगे दूसरे बिल्डर्स को, बड़े बिल्डर्स को देके वो प्रॉपर्टी वो रिकवर कर सकते हैं और वो आगे बढ़ सकता है। तो बहुत बार हम लोगों ने बिल्डर को या फिर डेवलपर्स को या फिर इन्वेस्टर्स को एनिमी बना दिया, तो वो एनिमी नहीं है, कुछ गिने चुने फैक्टर्स है, क्रिमिनल फैक्टर्स है जो ये नहीं चाहते ये नहीं हो, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं राइट जिनके मोटिव्स अच्छे हैं, इंसेंटिव्स अच्छे हैं, जो ये चाहते क्यों हो। तो मुझे लगता है होने वाले लोगों का परसेंटेज जो होना चाहते हैं राइट कॉमन लोगों से लेके बिल्डर तक वो ज्यादा ही है। एग्री एवरीवन बहुत परेशान है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है ऐसा भी नहीं है। राइट गवर्नमेंट बॉट रेरा बहुत अच्छी सोच के साथ गवर्नमेंट रेरा एक्ट लेके आया ताकि उन्हें लगा कि अगर कोई स्टकअप होता है तो जुडिशियल वे से वो उससे बाहर आ जाए, बट जुडिशरी इज नॉट द सॉल्यूशन, राइट इट इज नॉट अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ बैड एलिमेंट्स इन द इकोनॉमी। ओके उसके लिए सिस्टमैटिक रिफॉर्म लाना बहुत जरूरी है। राइट जैसे 2G स्पेक्ट्रम में स्कैम हुआ, बट हम लोग बाद में हम लोग स्पेक्ट्रम एलोकेशन में ऑक्शन लेके आए तो वो क्रीजेस जो है वो हमें स्मूथ आउट करने में बहुत आसानी हुई। तो ऑक्शन मैकेनिज्म, गेम थियरी ऐसा मैकेनिज्म है जो इंसेंटिवाइज करता है। अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे तो बिल्डर को उसमें इंसेंटिव्स होंगे, उनकी डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत कम होगी, उनका गुडविल बहुत ज्यादा होगा, ट्रांसपेरेंटली बहुत सारी चीजें लोगों के सामने होगी, तो बिल्डर को भी इंसेंटिव लगेगा कि हाँ मैं अगर टाइमली पोजीशन देता हूँ तो मुझे मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो ऑक्शन एल्गोरिथम मैकेनिज्म है, मैथमेटिकल वे है, वो पेनल्टी ही ऐसी कैलकुलेट करेगा कि आप उसको चीट नहीं कर पाओगे। और अगर आप चीट करते हो तो आपको उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट ज्यादा दिखेगी और लोग आपको नुकसान होगा। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म इज द वे to deal with lot of things which are happening wrongly in the society। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये प्रोजेक्ट में नहीं कहीं दूसरे प्रोजेक्ट पे भी करूँ, बट किसी और दिन उन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। राइट दैट्स ग्रेट बिकॉज मैम आपने जो कहा बहुत सही कहा, क्योंकि ना ये सारी चीजें होती है कि अगर उन्हें प्रॉपर एल्गोरिदम ना मिले या मैथमेटिकल बैकएंड से पिन ना हो तो वो डिलीवरी रेशियो उनका काफी बिगड़ जाता है और वो काफी लेट वो फिर अपने अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। राइट सो ये काफी अच्छी चीज है। थैंक यू। सो इसमें मेरा ना नेक्स्ट क्वेश्चन ये था मैम, जो हमने अभी बीच में आपने कहा था कि गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट के लिए लेती है तो उसको प्रॉपर मैं इसको एक पर्सनल वे में लेता हूँ कि सपोज किसी के पास में एक लैंड है या उसके पास में एक प्रॉपर्टी है जिसे गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि इसे रीडेवलपमेंट करना है या इसमें एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, उसके बिहाफ में वो क्या करती है टीडीआर सर्टिफिकेट दे देती है। बट वो कैसे पता करे कॉमन पीपल की टीडीआर सर्टिफिकेट मेरे लिए वैलिड है या मेरे जो जो इसकी प्राइस है लैंड की उस लेवल का उसमें प्राइस मेंशन, मतलब कैसे वो वेरीफाई करे कि इतना प्राइस इसका सही बेनिफिट मुझे मतलब वैल्यू मिली है या नहीं मिली है। अब तक ये चीजें रेड रेकनॉट के साथ रिकॉग्नाइज की जाती थी, लेकिन ये बहुत सिस्टम जो थी वो नॉन ट्रांसपेरेंट थी। गवर्नमेंट इशू करती थी टीडीआर सर्टिफिकेट, गिने चुने लोग थे इसमें पार्टिसिपेट करते थे, कॉमन पीपल को इसमें एक्सेस नहीं था। राइट जब ये चीजें ऑक्शन प्लेटफॉर्म पे आएगी तब चीजें बहुत ज्यादा लोग साफ तरीके से लोगों को दिखाई देगी। और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ प्राइवेट पार्टिसिपेशन ना हो, गवर्नमेंट भी इसमें एक अथॉरिटी बेस्ड मैकेनिज्म लेके आए जो सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन बेस पे हो और उसको वैलिडेट करने की एंटायर प्रोसेस डिफाइंड हो। और जब भी कोई प्रॉपर्टी
उस पर ट्रिगर होता है, हम्म, तो प्राइवेट ऑडिटर्स है जिसको आप चूज कर सकते हैं, आपको कंसेंट उनका ले सकते हैं और उनसे वो प्रॉपर्टी का आप वैल्यूएशन करवा ले सकते हैं। right, अगर आप वो ऑब्वियसली ऑक्शन बेस पे डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका रिसर्च होगा, आप एक प्राइस डालेंगे और आपको भी पता चलेगा अगर मेरी लैंड प्राइस मुंबई में है हम्म, तो इतने सारे बिल्डर्स हैं, तो अब क्या होता है अगर उन्हें किसी प्रॉपर्टी रिडेवलपमेंट करनी है हम्म, तो एक्चुअली उन्हें लोगों के पास जाना पड़ता है, हम्म, टेंडर देना पड़ता है right, और टेंडर देने के बाद वो प्राइस डिस्कवरी होती है। हम्म, लेकिन एक क्लिक पे ये हम्म, सारी चीजें आ जाएगी, एक ओ, क्लिक पे घर पे बैठ के कोई भी बिल्डर हम्म, अगर उन्हें उन्हें मुंबई शहर में, दिल्ली शहर में, बैंगलोर में कहीं पर भी किसी के लिए ऑप्शन के लिए उन्हें कॉल या पुट ऑप्शन देने हैं तो वो दे सकते हैं। तो okay, इतनी सारी प्राइस डिस्कवरी एक साथ होगी। okay, आज लोग प्राइवेटली एक दूसरे से मिलते हैं, right, स्लम डवेलर्स के पास जाते हैं तो वहां पर माफिया होते हैं, right, बिल्डर्स को उनसे डील कर सकता उनसे डील करना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीजें अगर प्लेटफॉर्म पे आ जाती है हम्म, तो एक क्लिक के बटन पे उन्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर ये लैंड पार्सल है, ये इंटैक्ट लैंड पार्सल है, इधर के स्लम डवेलर्स कितनी कॉस्ट, okay, कितना अफोर्डेबल हाउसिंग, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उन्हें okay, एट द क्लिक ऑफ बटन पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली इसमें रिफॉर्म आएंगे। दैट्स ग्रेट। बट मैम मुझे आप इसमें एक चीज ये बताइए कि सपोज अभी एक सोसाइटी है, राइट, अभी रीडेवलपमेंट्स में जा रही है, सो अब रीडेवलपमेंट्स में जा रही है, डेट मीन्स कि यहाँ पे जो चेयरपर्सन होंगे या वो सारे लोग की मतलब जितनी फ्लैट्स है यहाँ पे सब लोग की यूनिट एक डिवाइड होंगी एंड वो फिर प्लेटफॉर्म में जाके पिच कर सकते हैं। मतलब ऐसा ट्रेडिशनल वे में बिल्डर क्या करता है कि खुद आके रीबिल्ड करता है, फ्लोर्स बढ़ाता है एंड वो वहां से अपना प्रॉफिट निकालता है। बट ऐसा ऑक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उन्हें ये बिल्डर नहीं पसंद है तो क्या वो दूसरे बिल्डर को चूज कर सकते हैं वहां पे? एग्जैक्टली तो इसके मैकेनिज्म क्या होगा, देयर विल बी 6 मंथ्स विंडो पीरियड। ओके, तो अगर एक बिल्डिंग है और एक लैंड पार्सल है तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज वन यूनिट, ओके, लैंड यूनिट। ओके, उस पे टीडीआर यूनिट्स होंगे, वर्टिकल लैंड्स के डेवलपमेंट होगी जो ओके, हर फ्लैट के हिसाब से डिवाइडेड होंगे। ओके, ओके, तो अगर मैं किसी सेलेबल प्रॉपर्टी की ओनर हूँ और ये मेरी सोसाइटी है राइट, तो उन्हें 6 मंथ्स का विंडो टाइम दिया जाएगा। राइट, इस पे सारे जाके उस मैकेनिज्म पे कॉल ऑप्शन देंगे कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे इस टीडीआर यूनिट की इतनी वैल्यू हो, लैंड यूनिट की राइट, इन अ प्रोपोर्शनेट में इतनी वैल्यू हो, राइट, इतना डेवलपमेंट कॉस्ट हम चाहते हैं और इतना हमारा प्रॉफिट हो। तो ओके, एक प्राइस वो कोट करेंगे, ओके, सबका प्राइस का एवरेज लिया जाएगा 6 मंथ्स में। ओके, सारे बिल्डर्स को, जितने भी सारे मुंबई के बिल्डर्स को है वो प्राइसिंग अवेलेबल होगी, वो उस पर ओके, रिसर्च कर सकते हैं ओके, और उनकी काउंटर प्राइस कोट कर सकते हैं। कोट करने के बाद 2 महीने विंडो ओपन रहेगी, ऑक्शन इटरेटिव बिडिंग से मैच करेगा ओके, और जो बिल्डर को वहां पर सिलेक्ट होता है ऑक्शन प्रोसेस में वो बिल्डर वहां पर लैंड रिडेवलपमेंट करेगा। इसमें भी कई बार ऐसा होता है कुछ बिल्डर 4 फ्लोर्स डेवलप करते हैं उसके बाद स्टक हो जाते हैं। राइट, तो विक्टोरिया ऑक्शन में मेथोडोलॉजी है सेकंड प्राइस बेस्ट ऑक्शन मेथोडोलॉजी। तो उसके हिसाब से अगर वो स्टक भी हो जाते हैं, बिल्डर खुद ऑक्शन पे जाके वो मैकेनिज्म से एक पेनल्टी पे करके जो भी मैथमेटिकल वे में कैलकुलेट होगी वो बोलता है कि अब मैं शायद ये प्रोजेक्ट इसके आगे नहीं कर सकता, तो कोई दूसरे बिल्डर आके उसे कंप्लीट कर देंगे और लोगों का उसमें नुकसान नहीं होगा। ओह दैट्स नाइस, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बिकॉज समटाइम ना बिल्डर्स भी लाइक अपनी प्रोमिसेस तो काफी सारी चीजों में करते हैं बट समवेयर वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। अगर वो नहीं डिलीवर करता तो एक प्राइस रीजनिंग होगा कि कौन से बेसिस पे वो शायद ये प्राइस पे वो नहीं कर पा रहा है। ओके, तो लोगों को भी पता चलेगा कि नहीं मैं ये प्राइस पुट कराऊं, लेकिन ये प्राइस इतनी ज्यादा है कि कोई बिल्डर आके मुझे कोट नहीं कर रहा है। तो लोग अपने आप, क्योंकि हर एक तो नहीं चाहता कि उनका प्रोजेक्ट स्टक हो, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म ही नहीं है। जैसे इक्विटी में आप खरीदना चाहे या फिर आपको कमोडिटीज में डील करना तो आप कोट करते हैं और इतने लोग कोट करते हैं और आजकल ट्रेडिंग भी तो बहुत इन फैशन है। तो ऐसा नहीं कि चीजें स्टक है। यही लिक्विडिटी अगर हम लोग रियल एस्टेट में लेके आते हैं जो इक्विटी स्पेस में है, लेकिन दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट एसेट। राइट, लिक्विडिटी मतलब मैं एक दिन में बेच सकूंगी और एक दिन में खरीद। ऑक्शन इज कंप्लीट डिफरेंट, इसलिए मुझे 6 साल लगे इस ऑक्शन को डेवलप करने की, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट एसेट क्लास। उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है, उसका मैकेनिज्म अलग होगा, उसका मैथमेटिकल मॉडल अलग होगा, क्योंकि दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एसेट क्लास, इसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी जैसे 5 साल 6 साल निकल जाता है लेकिन आपके पास कोई बायर नहीं है, वैसा तो शायद नहीं होगा। शायद 6 महीने में एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक आप कई सारी चीजें इस ऑक्शन मैकेनिज्म से रिजॉल्व कर सकते हैं।
दैट्स नाइस। बिकॉज वही मैम, बिकॉज क्या होता है, जैसे आपने लिक्विडिटी की बात कही, अब स्टॉक्स वगैरह में तो मल्टीपल लिक्विडिटीज, क्योंकि टिकट साइज Exactly. छोटा है, वहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के लोग हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी, इट इज फ्रीक्वेंसीज है। कम्प्लीट डिफरेंट राइट एसेट क्लास। राइट। तो यही होता था जब कोई भी जाके एक्सचेंज के बारे में बात करता था तो उसे इक्विटी से रिलेट कर देते थे। राइट राइट। अरे इक्विटी तो हम लोग फ्रैक्शन में खरीद सकते हैं, तो हम्म, फ्रैक्शन मैकेनिज्म लेके आओ। हम्म, बट एक कैरेक्टरिस्टिक इस एसेट का कंप्लीट डिफरेंट है, राइट इसलिए मैंने इसे 4 फ्लो में डिवाइड किया है, राइट इसलिए मैंने उसके यूनिट्स डिफरेंट बनाए हैं, राइट। इसलिए मैंने उसके ऑक्शन मैकेनिज्म डिफरेंट बनाया। इट इज कंप्लीटली डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल। और इससे अगर आपको इन डिटेल में इसका मैथमेटिकल मॉडल पढ़ना है तो शायद मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, कमेंट तो करिए इसके लिए फिर कमेंट करिए, हम लोग आपको बुक फिर के से बात डिटेल्स करेंगे। दे देंगे, राइट तो आपको अब डेफिनेटली आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। राइट। सो मैम, इसमें मैं एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन पूछने चाहूंगा कि अब देखिए, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, और बहुत एक दो ड्रॉबैक्स भी होते हैं, राइट। बट अगर एक नॉर्मल पर्सन है जिसे एक टीडीआर सर्टिफिकेट वगैरह मिला हुआ है, एंड उसके बाद में उसे जानना है कि इसकी वैलिडिटी कैसी है या इसका सिक्योरिटीज क्या है, क्योंकि बिकॉज क्या होता है, समटाइम्स सर्टिफिकेट के बेसिस पे ना, मतलब एक ट्रेडिशनली मैं बता रहा हूँ कि सपोज मेरे पापा है या मेरे फैमिलीज के जो ओल्ड एज है, तो इनहेरिटेंस। वो लोग को ना फियर होता है कि कागज में क्या रखा है मतलब आप समझ रहे हो, या फिर फिजिकल पेपर्स में उन्हें पता नहीं होता है कि इसकी एक्चुअली में कैसे वैल्यू है, फिर इसको क्लेम कैसे करना है, क्या प्रोसेस होता है, तो एट तो दैट टाइम या वो कैसे पता कर पाए कि ये तो मेरे लिए एक्चुअली या में ये है। तो अगर मुझे पॉसिबल होता तो शायद मैं भी इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर देती और एक क्रिप्टो बन जाता, बट दैट्स डेफिनेटली आई डोंट वांट टू डू विद दिस प्रोडक्ट, राइट। क्योंकि मेरे बहुत इमोशन जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट को या फिर रियल एस्टेट टीडीआर एक्सचेंज की वैसी हालत नहीं हो जैसे आज क्रिप्टो की है। मैं चाहती हूँ जब तक ये रेगुलराइज नहीं होता, राइट गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं देता, राइट अथॉरिटी आगे आके कोई लॉ नहीं पास करती, तब तक मैं नहीं चाहती हूँ कि, बिकॉज हाँ पैसे इज इम्पोर्टेंट फॉर मी राइट ऑल्सो, राइट मैं चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो, बट इट्स नॉट दैट वे कि क्रिप्टो जैसा हो। लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है राइट और एग्री। एक दिन आता है एक्सचेंज बंद हो जाता है और हम लोग भाग जाते हैं। आपका भी पॉडकास्ट भाग जाता है और मैं भी भाग जाती हूँ, वैसे ना हो। तो मैं चाहती हूँ दिस इज द वन प्लेटफॉर्म कि मैं आज शुभम आपके साथ पॉडकास्ट राइट करी हूँ ताकि मैं गवर्नमेंट तक पहुंच सकूं, मैं एग्री। लोगों तक पहुंच सकूं और गवर्नमेंट इस पे पहले लॉ पास करे रियल एस्टेट एंड टीडीआर एक्सचेंज पे, राइट इसे एक ऑथराइज्ड वे में गवर्नमेंट के सैंक्शन के साथ हम लोग लोगों के पास लेके आए, ब्लॉकचेन बेस में कॉन्ट्रैक्ट वो साइन हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ऑथराइज सिग्नेटरी से वो टीडीआर ट्रांजैक्ट हो, ये मैं चाहती हूँ। राइट और इस डायरेक्शन में ये सारी चीजें जाएं। दैट्स नाइस। शुभम, मुझे आप ये बताइए, इस टीडीआर एक्सचेंज से कॉमन पीपल को कैसे बेनिफिट्स मिलेगा, अगर सपोज वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट मतलब प्लेटफॉर्म में कुछ उनके लिए वैल्यूज बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको कैसे बेनिफिट्स होंगे इसके लिए? तो टीडीआर में ऐसा है, अगर जब ये चीजें ऑक्शन बेस में हो जाएंगी तो ऑब्वियसली द सेकंड वे इज आस्किंग फॉर इन्वेस्टर्स। राइट तो जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, बिल्डर्स है, उसकी उनकी कॉस्ट सब करोड़ों में है, तो शायद बैंक्स के साथ हम लोग निगोशिएट करके या फिर बैंक को सिक्योरिटाइजेशन करके उस ऑक्शन को या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट्स को डेवलपर जो है वो लोन ले सकते हैं। दैट कैन बी अ वेरी गुड मैकेनिज्म टू रेज लोन अगेंस्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट्स, बट वन मोर मैकेनिज्म दैट गोइंग डायरेक्ट टू पेयर लेंडिंग, दैट इज गोइंग टू कॉमन पीपल। अगर मैं चाहती हूँ कि कोई टीडीआर है, जैसे साउथ बॉम्बे का टीडीआर है जिसकी आगे कई करोड़ों की वैल्यू होगी, और मैं चाहती हूँ स्मॉल फ्रैक्शनल चीजें में मैं भी उसमें इन्वेस्ट करूँ, तो यस यू कैन इन्वेस्ट इन दैट टीडीआर यूनिट्स एंड यू कैन पे दैट एज अ कॉम्पेंसेशन टू बिल्डर्स। तो जो लास्ट वैल्यू होगी उसमें वो कैलकुलेट हो जाएगी वो वैल्यू, और वो कंसिडर होगी, और जब आप कई साल से वो बेचेंगे टीडीआर यूनिट्स तो आपको उसका प्रॉफिट भी होगा। तो अगर ऑक्शन मैकेनिज्म से हम लोग चीजें करते हैं तो हम लोग इसमें इन्वेस्टर्स भी ला सकते हैं और कॉमन पीपल भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट द इम्पोर्टेंट द विजन फॉर दिस इज दैट कि जो आज लोग किस्तों में अपने किस्तों जुड़ाकर जो हमारी ड्रीम हाउस खरीदते हैं और एक पूंजी अपनी लगा देते हैं, अपना जीवन उसमें लगा देते हैं, कई सालों तक उन्हें पोजीशन भी नहीं मिलता। टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दिस इज द वन मैकेनिज्म वी कैन डू इट। ओके,
सो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड लिक्विडिटी काफी अच्छी होंगी, राइट? अच्छी होंगी या और मैथमेटिकल वे में चीजों को कैलकुलेट किया जाएगा। इसकी वजह से मार्केट बेस्ड प्राइसिंग लेके आने में हमें बहुत मदद होगी। सो दिस शुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म। ओके, या सो ये आपने बहुत अच्छी बात सिस्टमैटिक बोली। या बिकॉज ना समटाइम क्या होता है, जैसे अब हम लोग मुंबई की बात करें, मुंबई का रियल एस्टेट काफी अलग है। सपोज एरिया टू एरिया, डिवीजन टू डिवीजन बटा हुआ है। इन फ्यूचर जैसे अगर हम लोग नॉर्मल में बात करें कि मुंबई में स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट बनते हैं, राइट? अब यही दुबई में आप चले जाओ, वहां पे बोलते हैं कि 1 बेडरूम अपार्टमेंट है 1 मिलियन, 2 बेडरूम अपार्टमेंट 2 मिलियन। मतलब वहां पे मतलब सारा मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है, राइट? सो अब मुंबई में क्या होता है, मतलब मैं मुंबई या फिर किसी भी मेट्रो सिटी की बात कर रहा हूँ मैम, वहां पे ना कुछ हाइप्स ना बेफिजूल की बनी हुई होती है। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को लेट सपोज कीजिए, हम लोग एक रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अंधेरी है, अब अंधेरी में आता है ज्यादातर सेलिब्रिटी क्राउड कि जैसे एक्टर या एक्ट्रेस बनना है। अब एक्टर एक्ट्रेस में भी क्या होता है कि सब लोग स्ट्रगलर्स होते हैं, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपने शहर के रिच पर्सन होते हैं, मतलब जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैं बता रहा हूँ। सो वहां पे क्या होता है कि जैसे जो रिच लोग होते हैं, तो वहां के डीलर्स को पता होता है कि इन लोग के पास पैसा है, तो इन्हें जो पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, या इन्हें एज अ मतलब रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना काफी ज्यादा चार्ज करते हैं। और उसी के आइट साइड में कुछ ऐसे लोकल्स लोग होते हैं जिनसे बाद में पता चलता है कि एक्चुअली में रेट है ही नहीं, मतलब मोनोपोली क्रिएट होती है। मोनोपोली क्रिएट राइट, हो जाती है। तो राइट। इसका मेन रीजन ये है होर्डिंग। जो टीडीआर में बहुत ज्यादा होर्डिंग हो रहा है, राइट, कुछ गिने चुने लोग हैं उनके पास ये टीडीआर सर्टिफिकेट्स है, राइट, इसलिए बिल्डर को वहां पर प्रॉपर्टी डेवलप करनी है, उन्हें वो टीडीआर मिलता नहीं है, राइट, उनकी प्रॉपर्टी स्टक हो जाती है और उनकी वैल्यू करोड़ों में वो डाल देते ताकि प्राइस बढ़ती जाए। क्योंकि जैसे डिमांड है वैसे सप्लाई, सप्लाई होना चाहिए, राइट, सप्लाई है, राइट, इन्वेंटरी है, राइट, बट प्राइस तो बहुत ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। राइट, सप्लाई और डिमांड तभी मैच होंगे जब एक ट्रांसपेरेंसी बेसिस में प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें रिवील होंगी। या दैट्स व्हाई मैं यही बोल रहा था कि एक ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, एक्चुअल वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है, जिससे एक नॉर्मल पर्सन को भी हेल्प हो और बाकी लोगों के लिए भी विन विन सिचुएशन बने, राइट? सो मैम इसमें मेरा एक ये डाउट था कि जैसे एक कॉमन पर्सन है, अगर उसके पास में किसी चीज का डीडीआर है, राइट? अब वो सेल करना चाहता है किसी बिल्डर डेवलपर्स को, सो ऐसी कौन सी चीजें का वो ध्यान रखे जिससे वो ऐसी गलतियां ना करे जिससे उसको कोई नुकसान हो इन फ्यूचर में? तो आप बहुत सारी बिलो द टेबल पे ट्रांजैक्शन होती है, तो राइट, आप इसे मत बेचिए राइट, ओपन मार्केट में, आप इसे मत बेचिए। राइट, आप यू गो थ्रू द लीगल वे, ऑथराइज वे में जो टीडीआर सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इशू करते हैं उन पर ही आप भरोसा रखिए। राइट, और शायद फ्यूचर में ये एक्सचेंज हम लोग लेके आए, जल्द से जल्द लेके आए, ताकि एक मैकेनिज्म लोगों के पास हो कि वो इसे वेरीफाई कर सके। ओके, दैट्स ग्रेट मैम। बट मैम क्या टीडीआर में भी कोई फ्रॉड टाइप के स्कैम्स हो सकते हैं बिलो द टेबल, जैसे अंडर द टेबल लोग आपने बताया कि डील होती है, बट इसमें भी एक्सचेंज में या फिर फिजिकल लेवल पे क्या होते हैं और एक्सचेंज में क्या बेनिफिट्स होंगे? तो फिजिकल वे में यही प्रॉब्लम है कि आप गुड़गांव जैसे भी एरिया में जाएंगे तो बहुत बड़े क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकती, बहुत बड़े सेलिब्रिटी बिल्डर्स है, सेलिब्रिटी आर्किटेक्ट्स है, उनकी 24 फ्लोर्स की बिल्डिंग स्टक है, राइट, उनकी 34 फ्लोर की बिल्डिंग स्टक है, और वो होने के बाद लोगों का पैसा उसमें लग चुका है लेकिन उनको कोई सोल्यूशन नहीं है। या फिर बहुत सारे बिल्डर्स हैं, उन्होंने लैंड तो लेके रही लेकिन उसके डेवलपमेंट पे कोई नाम नहीं है, मतलब चीजें सारी हवा में है। ओके, तो इसमें बहुत बड़ा जो है वो एसेट क्लास में पैसा दबा पड़ा हुआ है। तो अगर ये पैसा बाहर आता है, अगर ये पैसा ट्रांसपेरेंटली बाहर आता है, तो गवर्नमेंट को दिस इज वेरी गुड मैकेनिज्म टू क्रिएट अ रेवेन्यू। तो जिसपे ये रेवेन्यू बनता है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट अच्छे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकेगी, अच्छे गार्डन्स बना सकेगी, अच्छे हॉस्पिटल्स बना सकेगी। तो इसमें मैंने एक मैकेनिज्म लाया, गवर्नमेंट चार्ज। ओके, जब भी कोई ट्रेडिंग होगा इस प्लेटफॉर्म पे, उस बेसिस पे एक पेरिफेरल यूनिट को पहले से ही मैथमेटिकल में डिकोड करके गवर्नमेंट चार्ज उस पे बन जाएगा। तो गवर्नमेंट का पैसा तो उसमें बना पड़ेगा। अगर कोई भी एक्सचेंज पे वो पैसा जब एग्जीक्यूट करेगा तो वो पैसा जाएगा ऐसे अकाउंट में जो सेफ है, जो गवर्नमेंट बेसिस पे, ऑथराइज बेसिस पे है। तो इस पे गवर्नमेंट चार्ज डिफाइंड होने की वजह से
सबसे पहला तो ये गवर्नमेंट को अपना राइट रेवेन्यू मैकेनिज्म मिल जाएगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट भी रेवेन्यू बनाए, बिकॉज अभी भी ऐसी चीजें है कि गवर्नमेंट डेट में जा रहा है एंड देयर आर नो डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू विच इज कमिंग आउट। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को भी एक मैकेनिज्म मिल जाएगा जिसपे आप राइट रेवेन्यू बना सकते हैं। राइट सो ये एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। तो जब गवर्नमेंट चार्ज इस पे कैलकुलेट होगा, तब जो चीजें जाएंगी तो 6 मंथ की जो वैलिडेशन विंडो पीरियड होती है, जैसे ऑक्शन होता है, तो उसके बेसिस पे जो पैसा होगा वो पहले एस्क्रो अकाउंट में जाएगा। ओके उसकी एक वैलिडिटी होती है, उसका सैंक्शन होता है, उसका राइट अथॉरिटी होता है। तो एस्क्रो अकाउंट में जाने से ये गवर्नमेंट बेस पे गवर्नमेंट चार्ज कैलकुलेट होगा, और जो इसका बैकएंड जो एल्गोरिदम है वो कैलकुलेट करेगा, और उसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा एक फाइनेंशियल फिडिलिटी आ जाएगी। राइट तो एस्क्रो अकाउंट को इससे जुड़ने से ये बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। एग्री बहुत अच्छी बात है मैम। बट मैम इसमें मुझे आप ये बताइए कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ों से अवेयर है, राइट? सो इसे वो सक्सेसफुल क्यों नहीं बना पा रहे इस मॉडल को, मतलब कि टीडीआर ट्रांज़ैक्शंस अ, वगैरह को लेके? तो बहुत सारे रिफॉर्म्स आए और बहुत सारे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ला ही रही है। राइट। जैसे जनधन योजना होगी, वो हुँ, अकाउंट्स लोगों के पास लेके जा रहा है। हुँ, पर कोई भी इकोनॉमिक रिफॉर्म करना है तो ओके, वो एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। राइट। और जो मैंने मैकेनिज्म बनाया, जो बैकएंड एल्गोरिदम बनाया, हुँ, ये थियोरी बनाने के लिए मुझे 6 टू 7 इयर्स लगे, उतना राइट, रिसर्च लगा। ये यूनिक है, राइट। दिस इज वेरी नॉवेल हुँ, रिसर्च, जिसे कहीं पर मैंने कॉपी हुँ, पेस्ट नहीं किया है। राइट, राइट। सो मैं खुद को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती, बट दिस हुँ, इज अ वेरी यूनिक नोवेल प्रोजेक्ट, जो हुँ, दुनिया भर में ये जो हुँ, मैंने ऑप्शन मैकेनिज्म बनाया हुँ, या फिर ये एल्गोरिदम बनाया विच हुँ, इज नॉट प्रेजेंट। ओके। सो दुनिया भर में ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं है हुँ, जो इस एल्गोरिदम को यूज करता है। हुँ, तो ऐसा नहीं कि इंडिया हुँ, ही इसे नहीं कर पा रहा, ओके, दुनिया भर में कहीं पर नहीं। ओके। सो इसे कभी किसी ने यूज़ किया है मतलब ऐसे या नहीं। ओके। तो यही तो, अगर जैसे जो इतनी नोवेल आइडिया है, राइट। तो उससे लोगों को कन्विंसिंग करने में भी हुँ, टाइम लगेगा। राइट। ऑब्वियसली इट विल टेक इयर्स, बट इट इज गोइंग टू बेनिफिट अस लॉट। डेफिनिटली, दैट्स ग्रेट मैम। सो मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो टीआई टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ़ अर्बन सिटी के लिए कि रूरल के लिए भी इसमें यूज़फुल है? सो मैं रूरल लैंड पार्सल पे भी, जो लैंड एक्विजिशन पे, उस पे भी काम कर रही हूँ, लेकिन ओके। उसके लिए उसका जो एसेट क्लास है, जो एग्रीकल्चर लैंड, इट्स कंप्लीट डिफरेंट। हुँ, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसके कैरेक्टरिस्टिक अलग है। तो इसलिए उसके लिए मैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस एक्सचेंज पे काम कर रही हूँ। ओके, लेकिन बट जो ये रियल एस्टेट एंड टीडीआर एक्सचेंज है, दिस ओनली जो ये मैथमेटिकल मैकेनिज्म है, वो सिर्फ अर्बन एरिया पे वर्क कर सकता है, ओके। एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं। हुँ, एंड इट कैन ओनली वर्क इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज, बट जहां पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, शायद वो वहां पर काम ना करे। ओके। और एग्रीकल्चर इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट कमोडिटी क्लास। हुँ। सो उसके लिए हमें शायद दूसरा पॉडकास्ट करना पड़ेगा। दैट्स ग्रेट मैम, दैट्स ग्रेट। सो मैम आपका क्या विज़न है आने वाले 4 टू 5 इयर्स का? कि किस तरीके से आप टीडीआरस को लेके जाने वाले हो? क्या आप देखना चाहते हो तो उस मैं चीज़ में? चाहती हूँ कि जैसे हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, हुँ, नेशनल हुँ, स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे हुँ, रियल एस्टेट और टीडीआर एक्सचेंज भी हुँ, इंडिया में एस्टेब्लिश हो। और मैंने ये नहीं चाहती कि कोई हुँ, एक ही इसको करे। राइट। कंपटीशन इज ऑलवेज गुड। राइट। अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, कोई और भी करे, तो एक हुँ, कंपटीशन रहे, हुँ, जिसके वजह से बेस्ट प्रैक्टिसेस है हुँ, जो लोगों के पास हम लोग लेके जा सकते हैं। राइट। तो ये एग्जीक्यूट हो, हुँ, इन्वेस्टर्स हुँ, इसके लिए आए, राइट, आगे आए, इस पे पैसा वो शायद हेल्प कर सकते हैं। राइट। तो ये चाहती हूँ मैं हो, और एंड हुँ, आई वांट टू मेक दिस एज़ अ मूवमेंट। राइट। लोग इसके साथ जुड़े, इसलिए हाँ। आपके पॉडकास्ट के साथ मैं इतने सारे लोगों से आज जुड़ना चाहती हूँ। दैट्स ग्रेट मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग लाइक वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट या इस टाइप की इन्फॉर्मेशन अभी तक किसी को पता नहीं थी, स्पेशली यूथ को। बिकॉज़ हर किसी का भी सपना है कि इन फ्यूचर में वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें और रियल एस्टेट में अपने लाइक फ्लैट या घर वगैरह बनाना शुरू करें, बट उन्हें सम पॉलिसीज़ नहीं पता है जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो सकती है फ्यूचर में। सो इससे अवेयर रहें। सो यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। या